हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो दिस इज़ प्रीलिम्स बूस्टर नंबर 6, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू यूपीएससी, जो कि अभी न्यूज़ में रहे हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके ऊपर लेंथियर हमारा डिस्कशन रहता है। आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस द एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ के आपको जवाब बताए जाते हैं, तो आप उनके जवाब ज़रूर दीजिए, ओके। और देखिए कि आपके कितने सही बैठते हैं। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म था वो था पार्लियामेंट्री कमिटीज़, और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की, उनका रिवैम्प किया जा रहा है। तो इसमें ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इससे गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ के जो रिलेशन है वो वर्सन हो सकते हैं। और 22 इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो 22 कमिटीज़ अभी अनाउंस की गई थी, उसमें से कांग्रेस जो कि अपोजिशन में है अभी लार्जेस्ट उसमें, तो वो उनकी वहाँ पे एक ही कमेटी के चेयरपर्सन थे, और सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कोई भी नहीं था, ओके। तो अब कुछ देख लेते हैं पार्लियामेंट कमिटीज़ के बारे में और ये क्या करती हैं। तो लेजिस्लेटिव बिजनेस जो होता है वो बिल तब शुरू होता है जब किसी बिल को किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन लॉ मेकिंग का प्रोसीजर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और पार्लियामेंट के पास में बहुत डिटेल डिस्कशन करने का टाइम नहीं रहता है। और अभी क्या है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि अगर आप कभी भी डिबेट सुनो तो उसमें मतलब एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के जो भी पार्टीज़ रहती हैं, तो एक पोलराइजेशन इफेक्ट आ जाता है। और मिडिल ग्राउंड वाली जो चीज़ है कि आपसी मतलब समझौता करके एक मिडिल वे निकाल के निकल लिया जाए, वो सब चीज़ें अब नहीं रह रही हैं। तो यानी कि मिडिल ग्राउंड भी श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिबेट्स रहती हैं पार्लियामेंट में वो इनकन्क्लूसिव होती हैं। तो आप अगर कभी डिबेट देखेंगे तो अक्सर दे लीड टू डेड एंड, और अल्टीमेटली फिर एडजर्न ही होती रहती हैं जो भी सेशंस होते हैं, है ना। और इसकी वजह से जो ज़्यादातर लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, अब आप बोलोगे बिल तो पास होते तो कहाँ होता है, तो मेन ये जो काम होता है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में ही होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो एमपीज़ का पैनल होता है एक बेसिकली, जिसको कोई भी हाउस जो है वो अपॉइंट या इलेक्ट कर सकता है, या फिर स्पीकर नॉमिनेट कर सकते हैं। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो हाउस को या फिर स्पीकर को ही प्रेजेंट करते हैं। इनका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुआ था, और अथॉरिटी जो मिलती है वो आर्टिकल 105 से मिलती है, जहाँ पे प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज़ की बात की गई है, और आर्टिकल 118 से भी मिलती है, जहाँ पे पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं और उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया कि एक होती है फाइनेंशियल कमिटीज़, एक होती है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, देन देर आर अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एडहॉक कमिटी, ओके। तो अब फाइनेंशियल कमिटीज़ जो होती हैं इसमें 3 कमिटीज़ मेनली आती हैं, दैट इज़ एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड होगी, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो 17 थी जब 1993 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पे लोकसभा के स्पीकर शिवराज पाटिल थे। और इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, बजटरी प्रपोजल जो आते हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं तो उनको एग्जामाइन करने के लिए और पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी बढ़ाने के लिए, और साथ में अगर कोई लेजिस्लेशन है तो उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइम दिया जाए उसको एग्जामाइन करने के लिए। और ये जो कमिटीज़ हैं अब 17 थी स्टार्टिंग में, अब 24 हो चुकी हैं। हर कमेटी में जो है 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा एडहॉक कमिटीज़ होती हैं जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस या टास्क ख़त्म हो जाए तो फिर वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती हैं और वो अपनी हाउस को रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि मेन एडहॉक कमिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जैसे सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमिटीज़, ठीक है। तो जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये सब एडहॉक कमिटीज़ हैं। और पार्लियामेंट अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए। जॉइंट आ गया, इसमें का मतलब ही 2 हाउसेस रहेंगे,
तो इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स रहते हैं ताकि किसी बिल या सब्जेक्ट की डिटेल स्क्रूटनी की जा सके। और इसके अलावा जो अभी आपको बताया कि सिलेक्ट कमेटी भी हो सकती है, तो कोई भी हाउस एक सेटअप कर सकता है इसको, और उसमें फिर उसी हाउस के मेंबर्स रहेंगे। सिलेक्ट कमेटी में उसी हाउस के मेंबर्स होते हैं और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं। और इनको जनरली जो चेयर किया जाता है वो रूलिंग पार्टी एमपीज़ ही इसको चेयर करते हैं, यानी जो भी रूलिंग पार्टी उसके एमपी रहेंगे। और एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दें तो ये भी डिसबैंड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जो डिस्कशन होते हैं वो पार्लियामेंट से अलग कैसे होते हैं। तो अगर आप पार्लियामेंट में देखो तो किसी बिल पे बोलने के लिए पार्टी की साइज़ के अकॉर्डिंग उसके मेंबर्स को टाइम दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कई एमपीज़ भले उस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट भी रहें पर अपने व्यूज़ प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और कमिटीज़ लेकिन क्या होती हैं, कमिटीज़ स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं और उनके मतलब उनको टाइम का इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे हर एमपी मतलब जो है जी भर के अपनी बात कह सकता है और प्रॉपर उसको टाइम मिलता है। और पार्लियामेंट का ये रिस्ट्रिक्शन है कि लगभग 100 सिटिंग्स होती हैं एक साल में, और कमिटी में कितनी भी मीटिंग्स वही कंडक्ट कर सकते हैं, तो टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट्स कैलेंडर। और इसके अलावा जो डिस्कशंस होते हैं कमिटीज़ में वो कॉन्फिडेंशियल और ऑफ कैमरा होते हैं। तो इसलिए कई बार जब आप वो अपनी बात रख रहे होते हैं अंदर तो वो पार्टी का अफिलिएशन नहीं आता है। नहीं तो आप जब हाउस में बोल रहे होते हो तो आपको एज़ पर द विप या फिर एज़ पर जो आपकी पार्टी चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलते हो, ओके ना। और क्योंकि उस टाइम पे पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, ओके। और इसलिए है ना कहा जाता है कि जो रियल डिस्कशन होता है ना वो अंदर ही होता है। तो इसके ऊपर एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कहा था दैट कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन। ये कांग्रेस मतलब जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसकी बात, लेजिस्लेटिव बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस सेशन में रहती है वो बेसिकली पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होती है, जबकि जो कांग्रेस कमेटी रूम्स में होती है वही कांग्रेस एट वर्क होती है, ओके। तो मेन जो काम होता है वही कमेटी रूम्स में ही होता है। और कमिटीज़ जो हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ में काम करती हैं और इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रहता है। और जो बिल्स उनको रेफ़र किए जाते हैं उसमें कई बार सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन होता है। और ये कई सारी चीज़ें देखती हैं, जैसे कोई मिनिस्ट्री की कोई ग्रांट की डिमांड है तो उसको देखेंगी, या फिर कोई उनकी एनुअल रिपोर्ट है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की तो उसको एग्जामाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान को एग्जामाइन करेंगे। तो इनके ये सारे काम होते हैं। अब कमिटीज़ को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और उनके चेयरपर्सन कैसे चूज़ किए जाते हैं, तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 24 अभी आपको बताया ना हो गई हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। तो उसमें से 16 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में हैं। लेकिन इन सारी कमिटीज़ में मेंबर्स जो हैं वो दोनों हाउसेस से हैं। और लेकिन जहाँ का पैनल होता है जो लोकसभा में कमेटी बनी हुई है उसको हेड भी उस हाउस का मेंबर ही करेगा, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ लोकसभा पैनल्स और राज्यसभा पैनल्स बताए, यानी मेन जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उनके नाम बताएं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं हर हाउस की, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई एंड प्रिविलेजेस कमेटी हो गई। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस हाउस का वही इनके मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो किसी फाइनेंशियल कमेटी में इलेक्शन या नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और कुछ डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़ में भी इलेक्शन या नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ओके। अब ये कोई मैटर अगर रिफ़र करना है पार्लियामेंट्री कमेटी को तो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और लेकिन जो वहाँ का लीडर होता है ऑफ द पार्टी इन द हाउस उनके साथ कंसल्टेशन में ही ऐसे किसी मैटर को रिफ़र किया जाता है, ओके। और किसी कमेटी के हेड का अपॉइंटमेंट भी इसी तरीके से किया जाता है। और एक कन्वेंशन है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन जनरली मेन अपोजिशन पार्टी रहती है, जैसे अभी कांग्रेस है। और उसी तरीके से कुछ की कमिटीज़ जो हैं उनके चेयरमैनशिप है ना अपोजिशन पार्टीज़ को ही देते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। और जो इन पैनल्स के हेड होंगे वही मीटिंग शेड्यूल करेंगे और पूरा एजेंडा वगैरह बनाएंगे और वही रिपोर्ट भी लेके जाएंगे। और ये चेयरपर्सन ही प्रिसाइड करते हैं मीटिंग्स के ऊपर और डिसाइड करेंगे कि किसको पैनल के सामने बुलाना है, यानी समन करना है। और जो ये इन्विटेशन
परमिशन दिया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी में अपियर होने का, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ समन फ्रॉम द कोर्ट। तो जैसे कोर्ट का समन आता है उतनी ही इसकी वैल्यू रहती है, और अगर कोई नहीं आ सकता है तो उसको रीज़न देने होते हैं, और जो पैनल अगर चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो नहीं करे। लेकिन जो चेयरमैन है ही शुड हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स किसी भी विटनेस को समन करने के लिए। एमपीज़ का टिपिकली 1 ईयर का टेन्योर होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, और जो कंपोजिशन होता है कमेटी का वो मोर और लेस सेम ही रहता है। मतलब लोग तो सेम नहीं रहते, लेकिन नंबर कितना रहेगा हर पार्टी से, रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, वो चीज़ लगभग सेम रहती है। तो अब ये जो कमिटीज़ हैं इनकी रिकमेंडेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो होती हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर की होती हैं, यानी वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, पर उनका काफ़ी वेटेज होता है। तो कई बार इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और वही मैंने आपको बताया कि इन पैनल्स का ये भी काम होता है कि जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पॉलिसी इश्यूज़ को एग्जामाइन करना और उस पर सजेशन देना, और फिर गवर्नमेंट वापस इनको रिपोर्ट करती है कि आपके रिकमेंडेशंस माने गए हैं कि नहीं, और उसके बाद में इन कमिटीज़ को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देनी होती है कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया या नहीं। और अब देखो जो सिलेक्ट कमिटीज़ और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हेड कौन होता है, जनरली रूलिंग पार्टी का एमपी रहता है, और इसलिए इनके सजेशन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं इस वजह से। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रचंड, विच इज़ अ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस बनाया गया है इसको, और इट इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है, और साथ में काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक्स को कंडक्ट करने के, और अभी इसको इंड्यूस किया गया है। प्रचंड का मतलब होता है फियर्स, है ना, प्रचंड। और इसके बारे में आप देख लेते हैं। ये अकेला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स विथ अ कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। तो 5000 मीटर से लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है अलॉन्ग विथ अ कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल एंड मीटिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेटेज है वो 5.8 टन्स का है, स्पीड जो है 268 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, और रेंज 550 किलोमीटर्स है, और एंड्योरेंस 3 घंटे का है। और ये जो हेलीकॉप्टर है बना किस चीज़ से है, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ताकि इसका जो रडार सिग्नेचर है वो कम रहे। रडार सिग्नेचर कम रहे यानी कि जो एनिमी कंट्रीज़ वगैरह हैं या कोई भी एनिमी है तो वो मतलब रडार से इसको डिटेक्ट ना कर पाए, ऐसा मटेरियल है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंटली क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है, और प्रेशराइज्ड कार्बन में प्रोटेक्शन है फ्रॉम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटिजेंसी से भी। और जो हेलीकॉप्टर इट इज़ इक्विप्ड विथ काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, जो कि वही है कि उसको एनिमी की रडार से बचाता है। और इसके अलावा कुछ और भी वेपन्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। और इसका जो इंजन है वो 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन से पावर्ड है, जिसको हेल ने मैन्युफैक्चर किया है। और इसलिए जो LCH यानी प्रचंड है उसके पास में कैपेबिलिटीज़ हैं कॉम्बैट रोल्स की, जैसे एनिमी एयर डिफेंस का डिस्ट्रॉय करना, काउंटर इंसर्जेंसी में, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में, एंटी टैंक, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस। देखो ये ऐसा ना पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या होता है ना कई बार UPSC या दूसरे कोई एग्जाम है ना वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड। ठीक है, उसमें इनमें से ही 3 सेंटेंस दे देगा और फिर लिख देगा 1 ओनली 2 ओनली ऐसे करके। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अभी आगे हम MCQ भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आता है। ओके, और एक्चुअली में 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे इस चीज़ की नीड फील हुई थी कि एक होम ग्रोन लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स ले पाए, यानी कि वो हर तरीके के बैटल फील्ड सिनेरियो के लिए हो, भले वो बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट हो या फिर वेरी कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड हो या फिर काउंटर इंसर्जेंसी हो या फिर फुल स्केल बैटल कंडीशन हो। और अभी जो है इंडिया 3 टन कैटेगरी के फ्रेंच ओरिजिन के लीगेसी हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रहा है, चेतक और चीता, जिसको इंडिया में बनाया जा रहा है बाय HAL। और
ये सिंगल इंजन मशीन्स हैं, याद रखना, चेतक और चीता, और मेनली जो है ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। और इसके अलावा इंडिया एयरफोर्स जो है वो रशियन ओरिजिन का MI-17 और MI-17 4 एंड V5 को भी ऑपरेट कर रही है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 13 टन है, और इनको 2028 के बाद से फेज आउट किया जाएगा। और रिक्वायरमेंट जो थी वो ज़्यादा एजाइल मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर की थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था 2006 में, और फिर HAL को दिया गया था डेवलप करने के लिए। ओके, और इसके अलावा ध्रुव वगैरह है और ALH रुद्रा है, तो ये भी ऑलरेडी जो हेल का रोटरी विंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो इसको ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, ध्रुव और रुद्रा को भी। ओके, तो रुद्र जो है वो ध्रुव का ही वेपनाइज्ड वर्जन है। फाइन, याद रखना ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट इज डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी इसको अप्रूवल दिया है टू ऑनलाइन सेफ्टी फोकस लेजिस्लेशन, और ये एक तरीके से वहाँ पे सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स रूल्स का अपडेट है। इसका नाम है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, और ये जो लॉ है ये काफ़ी टाइटली रेगुलेट करता है इंटरमीडियरीज, खासकर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल, मेटा, ट्विटर और यूट्यूब फंक्शन करेंगे। ओके, और यूज़र कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए। तो इसका मेन रीज़न क्या है? यूज़र्स को अच्छा प्रोटेक्शन देना और उनके फंडामेंटल राइट्स को, और साथ में पावरफुल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, और इस वजह से, और इसके अलावा पूरे EU में एक सिंगल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। ओके, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला इसका फीचर है फास्टर रिमूवल्स एंड प्रोविजंस टू चैलेंज। तो इसमें क्या है कि सोशल मीडिया कंपनीज जो भी हैं उनको एक नया फीचर ऐड करना होगा फॉर फास्टर रिमूवल ऑफ कंटेंट। तो अगर किसी भी कंटेंट को इलीगल या हार्मफुल डीम कर दिया जाता है तो उसको तेज़ी से हटा दिया जाए, और इसके अलावा उनको यूज़र्स को एक्सप्लेन करना होगा कि ये कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है, और साथ में यूज़र्स जो हैं वो इस डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं, और इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है। फिर इसके अलावा बिगर प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये इसका खास फीचर है कि एक वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, और इसमें जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो जैसे VLOPs और VLOSes हैं, यानी कि वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे 45 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है। ओके, थर्ड फीचर है कि इसमें यूरोपियन कमीशन का डायरेक्ट सुपरविजन होगा, ताकि जो कंपनीज़ हैं वो स्टेट लेवल पे आगे, मेंबर स्टेट यानी कि यूरोपियन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनसे आके अलग डील ना कर ले, और मतलब शांति से अपना जो ऐसे चल रहा है वो चलाते रहें। देन मोर ट्रांसपेरेंसी ऑन हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है VLOPs और VLOSes, इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेजर्स फेस करने पड़ेंगे, और स्क्रूटनी होगी कि उनके एल्गोरिदम्स कैसे काम कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर सिस्टमिक रिस्क एनालिसिस किया जा सके। एंड देन क्लियर आइडेंटिफायर्स फॉर एड्स एंड हु इज़ पेइंग फॉर देम। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंश्योर करना होगा कि यूज़र्स जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि ये ऐड कहाँ से आ रही है और कौन इसके लिए पे कर रहा है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो कुछ भी पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं जो कि माइनर्स की तरफ डायरेक्टेड हो, या फिर कुछ उसमें सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो। ओके, अब अगर कंपेयर करें EU के इस डिजिटल सर्विसेज एक्ट को हमारे ऑनलाइन लॉ से, तो इंडिया ने भी IT रूल्स निकाले थे 2021 में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा और ट्विटर के ऊपर। आई होप आपको पता है मेटा इज़ द न्यू नेम ऑफ फेसबुक, राइट। और इसमें जो हमारे रेगुलेशंस थे उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? अपॉइंटिंग की पर्सनल टू हैंडल लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट। तो लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए की पर्सनल का होना, और यूज़र ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए। देन इनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, यानी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसका आइडेंटिफाई करना है कि ये शुरू कहाँ से हुई थी, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई कर पाना। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स को डिप्लॉय करना कुछ टाइप के कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो सोशल मीडिया कंपनीज जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कुछ रूल्स को, और व्हाट
व्हाट्सएप ने तो जो ये रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर निकाला जाए उसके अगेंस्ट केस भी कर दिया है। और उन्होंने एक्चुअली में इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या थी, ताकि अगर किसी यूज़र ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल शेयर किया है तो उसको ट्रैक किया जा सके। ओके, लेकिन व्हाट्सएप ने ये एलिज किया है कि इससे इंक्रिप्शन सिक्योरिटी का जो हम दावा करते हैं प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड यूज़र नहीं लिखा आता है, इंक्रिप्टेड है आपके मैसेजेस, तो वो चीज़ को डाइल्यूट हो जाएगा और जो पर्सनल मैसेजेस हैं मिलियंस ऑफ इंडियंस के वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो अब जो है आईटी मिनिस्ट्री ने इंटरनेट को और ओपन, सेफ और ट्रस्टेड बनाने के लिए और आगे अमेंडमेंट्स इसमें और प्रिस्क्राइब किए हैं। और इनमें एक सबसे ज़्यादा कंटेंशियस प्रपोजल जो ये है वो ये है कि जो अपीलेट कमेटी होगी वो गवर्नमेंट बैक्ड होगी। जो ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ होती है ना वो गवर्नमेंट बैक्ड होगी और उनके पास में ये अथॉरिटी होगी कि वो कंटेंट मॉडरेशन जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकते हैं या फिर रिवोक कर सकते हैं। यानी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पूरी बैकिंग किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो इंडिया जो है अपना आईटी एक्ट 2000 हमारा तो काफ़ी पुराना हो गया तो उसको काफ़ी अपडेट करने की कोशिश कर रहा है और नेट न्यूट्रलिटी रहे और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनकी एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी रहे, इन सब चीज़ों को भी इंडिया अभी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ नोपेक बिल। तो यूएस का ये लेजिस्लेशन आया है और इसकी वजह से जो है इससे हो क्या सकता है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप है ओपेक प्लस, उनको एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स को इससे एक्सपोज कर देगा। ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये किस लिए ये लेजिस्लेशन, ताकि जो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं उनको टैकल किया जा सके। और जब मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि प्रोडक्शन को अभी आप थोड़ा बढ़ाए रखो, उसके बावजूद ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन अपना कम कर दिया था। प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए इन्होंने ये लेजिस्लेशन निकाला है। ओके, तो एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट के कोई लॉ एक्ट होता है ताकि वहाँ के कंज्यूमर्स को बचाया जा सके फ्रॉम प्रेडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस और फेयर कंपटीशन हो। तो क्या होता है कि कई बार प्राइस फिक्स कर देते हैं ना, कुछ फर्म्स हो गई या फिर कुछ इस तरीके से ओपेक जैसे हो गया, तो कार्टल्स जो होते हैं वो प्राइस फिक्स कर देते हैं जिससे कॉम्पिटिशन नहीं रह जाता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए और कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, प्राइस बढ़ जाएगा, कंज्यूमर को तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कंज्यूमर्स को बचाने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं। ओके, तो नोपेक बिल जो है यानी नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स बिल है और इसको अभी पास किया है। तो ये यूएस कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ओपेक प्लस क्या है, इसमें ओपेक कंट्रीज़ के अलावा अलाइज भी इंक्लूडेड हैं जैसे कि रशिया, और इन्होंने इस चीज़ में अग्री किया था कि प्रोडक्शन कट बहुत मतलब स्टीपली किया जाएगा। और पहले से ही मतलब अभी क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो मार्केट टाइट है ना, ऑयल सप्लाई थोड़ा कम है, तो और ज़्यादा सप्लाई को कर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने ओपेक प्लस ने लिया था जिसके बाद में ये लेजिस्लेशन आया है। अब कुछ इस बिल के बारे में देख लेते हैं। तो नोपेक बिल से क्या होगा कि इससे यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ ट्वीक होगा ताकि जो ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं वो अभी तक प्रोटेक्टेड हैं, उनको एक सोवरेन इम्यूनिटी मिली हुई है, तो उनकी ये इम्यूनिटी चली जाएगी इस बिल को अगर यूज़ किया जाता है तो। और जो वहाँ की नेशनल ऑयल कंपनीज़ हैं उनको भी सू किया जा सकता है। तो अगर इसको लॉ बना दिया जाता है तो यूएस अटॉर्नी जनरल के पास में ये पावर रहेगा कि वो किसी ऑयल कार्टेल या फिर उसके मेंबर्स, जैसे सऊदी अरेबिया को भी वो फेडरल कोर्ट यानी यूएस की जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो अब ये फॉरेन नेशन के अगेंस्ट आप कैसे करोगे, ये चीज़ अभी भी इनको क्लियर नहीं है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यूएस काफ़ी कोशिश कर रहा है मतलब मार्केट्स को थोड़ा रेगुलेट करने की, और इसलिए उन्होंने अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से भी 165 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को रिलीज़ कर दिया था। और मतलब एक तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। ठीक है, यूएस का बता रहे हैं। तो अब क्या चेंज हुआ है, पहले भी नोपेक बिल के कई वर्जन्स आए हैं, लेकिन जो ऑयल इंडस्ट्री ग्रुप है, यहाँ तक कि मतलब जो यूएस का भी ऑयल लॉबी ग्रुप है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो भी इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। और इस साल लेकिन दिक्कत यही हुई है कि जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन जिसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया है। तो अब यूएस ऑयल इंडस्ट्री ने लेकिन फिर से अपोज किया है और ये कहा है कि भाई आप बाहर वालों को आप वो कर रहे हो, लेकिन इससे देखो अगर
प्राइस बढ़ता है तो हमको भी फ़ायदा मिलता। अब आप उनके प्राइस ऐसे घटाओगे और उनको मार्केट में इस तरीके से मतलब आप सू करोगे या क्या, तो उससे यूएस के ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान पहुंचेगा। ओके, और मार्केट प्लेस में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी। और इसके अलावा एक कंसर्न इनका ये है कि जो नोपेक लेजिस्लेशन है उससे ये हो सकता है कि मतलब इसकी वजह से फिर और मतलब ओपेक ओवर प्रोडक्शन करने लगे और उससे प्राइसेस एकदम से बहुत कम हो जाएंगे, जिससे यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत दिक्कत जाएगी ताकि वो अपना आउटपुट इतना बढ़ा सकें, है ना। अगर मतलब प्राइसेस इतने कम हो जाएंगे तो उनको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ की ऑयल इंडस्ट्री इस चीज़ को अपोज कर रही है। फाइन, लास्ट आते हैं केजी बालकृष्णन कमीशन पे। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कमीशन अंडर फॉर्मर सीजेआई और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन केजी बालकृष्णन। ये किस लिए बनाई गई है कमेटी? टू एग्जामाइन द मैटर। वही मैटर है कि स्केड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस जो है वो नए लोगों को दिया जाए कि नहीं, और जो कि हिस्टोरिकली क्लेम करते हैं कि वो स्केड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते थे लेकिन फिर वो दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए अदर दैन दोज मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसमें पहले हिंदुज़म के एससीज को इंक्लूड किया गया था, फिर सिख और बुद्धिस्ट को किया गया था। तो इसके अलावा बात यह है कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स हैं उनको एससीज में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ के ऊपर ये कमीशन बनाई गई। ओके, तो इसके लिए आर्टिकल 341 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और वही है कि बेनिफिट्स अभी रिजर्वेशन के केवल दलित, हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख को हैं, और सिख कौन कर रहा है रिजर्वेशन बेनिफिट्स? ऐसे दलित जो कि क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। तो अब आर्टिकल 341 क्या है, और दलित जो है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो कन्वर्ट हुए हैं उनको बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? तो एक्चुअली में स्केड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने का रैशनल ये था कि उन्होंने कई सालों तक ये जो सेक्शंस हैं उन्होंने सोशल ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी से सफ़र किया है। तो अनटचेबिलिटी से सफ़र करने की वजह से इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, और इसलिए आर्टिकल 341 जो है इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो कास्ट, रेसेस या ट्राइब्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि स्केड्यूल कास्ट के लिए डीम्ड है। ओके, और इसके लिए पहला ऑर्डर 1950 में आया था और उसमें केवल हिंदूज को कवर किया गया था। बाद में सिख कम्युनिटी से डिमांड आई थी तो 1956 में दलित, सिख को भी इंक्लूड किया गया था, और फिर से 1990 में जब बुद्धिस्ट की डिमांड आई थी तो फिर उन्होंने बुद्धिस्ट को भी इस प्रोविजन में ऐड कर दिया था। ओके, लेकिन ये रिलीजन बेस्ड बार जो है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है क्या ये एसटीज़ और ओबीसीज़ के लिए भी है? तो ऐसा नहीं है। जो डीओपीटी की वेबसाइट है उसमें मेंशन्ड है कि जो राइट्स ऑफ अ पर्सन है बिलोंगिंग टू अ स्केड्यूल्ड ट्राइब वो उसके रिलीजियस फेथ के इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली में जो ये अनटचेबिलिटी और ये वाली चीज़ें ये केवल हिंदुज़म में देखी जाती थी, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में जो है ये रिलीजन का बार लगाया था। और लेकिन बाद में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो कई सारी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने फिर सेंट्रल और स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज में भी अपने लिए जगह बनाई है। तो अब इनको एससीज में इंक्लूड करने के लिए क्या एफर्ट किए गए हैं? तो 1990 में कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल आए थे, 96 में गवर्नमेंट बिल भी आया था लेकिन इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी मनमोहन सिंह के अंडर तो दो पैनल इंपॉर्टेंट है ये बनाए गए थे। एक तो था नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहा जाता है, 2004 में बनाई गई थी। और एक 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड करते थे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र सच्चर, और दिस वाज फॉर्म टू स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन मार्च 2005। ठीक है, तो एक राजेंद्र सच्चार के अंडर और एक रंगनाथ मिश्रा के अंडर कमेटी बनाई गई थी। तो सच्चार कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसने ऑब्जर्व किया था कि जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस की वो इम्प्रूव नहीं हुई है आफ्टर कन्वर्जन। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया था कि एससी स्टेटस भी जो होता है उसको रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। एक्चुअली में बात ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दलित मुस्लिम है और दलित सिख हैं बेसिकली देवर दलित ओनली, लेकिन बाद में दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसलिए रिलीजन बेस्ड बार नहीं होना चाहिए। ओके, और इसलिए इन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए एसटीज़ के जैसे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई थी हाउस में तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये कह के कि इनएडिक्वेट डेटा है। फिर एक टीम ऑफ सोशोलॉजिस्ट आई थी लेड बाय सतीश देशपांडे, और इनकी एक रिपोर्ट थी दलित्स इन द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़,
और इन्होंने भी 2008 में कहा था कि ऐसी स्टेटस को दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को एक्सटेंड करना चाहिए। और इस स्टडी को एक्चुअली में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने ही कंडक्ट करवाया था। अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस देख रहे थे तो आप लोग ने देखा होगा कि सतीश देशपांडे का एक आर्टिकल भी आया था जिसको हमने स्टडी किया था, राइट। और इन्होंने फिर यही कहा था हाउस में जब इसको रखा गया कि फिर से इनसफिशिएंट डेटा है तो रिलायबल नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स उसके ऊपर है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। सेकंड स्टेटमेंट इज इट स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि ये कैग के रिपोर्ट को एग्जामाइन करता है। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपके ऑप्शन हैं ओनली 1, 2 एंड 3, 3 ओनली या 1, 2 एंड 3। मैं आपको आंसर साथ में बताते जाऊंगी, तो आप चाहें तो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं एंड देन यू कैन क्रॉस चेक। ओके, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 एंड 3 ओनली। तो कितने मेंबर्स होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट में लोकसभा के कितने मेंबर्स हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है, इट इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयर डिफेंस, इट विल बी कॉल्ड प्रचंड। सेकेंड स्टेटमेंट है कि LCH अकेला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स विद अ कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। अब बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। आंसर बता देते हैं आपको, इसका आंसर है सी, बोथ आर ट्रू। फाइन। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन सेफ्टी लॉज। तो पहला स्टेटमेंट है डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो अभी न्यूज़ में देखा गया है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन सेफ्टी लेजिस्लेशन ऑफ USA। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया ने एक्सटेंसिव चेंजेस नोटिफाई किए अपने सोशल मीडिया रेगुलेशंस में इन द फॉर्म ऑफ IT रूल्स 2021। आपके ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो इसका आंसर है बी, ओनली 2 इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज बताएं, ईरान, इराक, UAE, कतर एंड USA एंड रशिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है वो ओपेक या फिर ओपेक प्लस का, दोनों का, ओपेक या ओपेक प्लस का पार्ट है। ओके, कंट्रीज दोबारा देख लीजिए, ईरान, इराक, UAE, कतर, USA, रशिया। ऑप्शंस है 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। कुछ चीज़ें पता है, न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप इजीली आंसर इसका दे सकते हैं। इसका आंसर है ए। तो यहाँ पे कंट्रीज़ मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और देखो, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर जो हैं ये फॉर्मर ओपेक मेंबर्स हैं, ये अब ओपेक का हिस्सा नहीं है। और ओपेक प्लस में कौन कौन सी आती हैं, तो ये नीचे कंट्रीज़ दी हुई हैं। फाइन। लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई कास्ट रेस विच शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 341 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। अभी डिस्कस किया है, बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड